केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ जातीय जनगणना की तैयारी भी रास्ते साफ के साथ शुरू हो गई है। पूरे देश में मार्च 2027 को रेफरेंस डेट से जातीय जनगणना कराई जाएगी। अब अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह तय हो गया है। इससे 5 महीने पहले यानी अक्टूबर 2026 में पहाड़ी राज्यों में जातीय जनगणना का कार्यक्रम पूरा कर लिया जाएगा। यानी इन राज्यों में अक्टूबर 2026 में आबादी से जुड़ी जो भी जानकारी होगी, जो भी रिकॉर्ड होंगे, वो पूरी तरह से दर्ज हो जाएंगे। जनगणना की अधिसूचना जारी होने के बाद क्या कुछ हो सकता है और जब जनगणना अधिकारी आपके घर आएंगे तो वो आपसे क्या सवाल करेंगे, क्या आपको ये पता है? भारत में इस तरह की जनगणना क्या पहले भी हो चुकी है? जातिगत जनगणना के लिए क्या कुछ तैयारी है? अधिसूचना आने के बाद आपको क्या करना है, आपको विस्तार से बताते हैं। जनगणना का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद केंद्र सरकार को 1948 के जनगणना कानून के तहत इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा, जो कि 3 स्टेज में नजर आएगी। जनगणना करने वाले अधिकारी जो आपके घर आएंगे वो आपसे क्या क्या पूछेंगे ये जरा समझ लीजिए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होगा। ये सिर्फ भारत में रहने वाले लोगों की गिनती नहीं है। एक अगर विस्तृत तौर पर देखा जाए तो ये भारत में कई पहलुओं को जानने का अवसर भी बनता दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि देश में कुल कितनी आबादी है, पुरुष महिला कितनी संख्या में है, साक्षरता दर कितनी है, भारत में किस धर्म के लोग ज्यादा हैं, प्रजनन दर कितनी है भारत के लोगों की, आर्थिक स्थिति कैसी है, वगैरह वगैरह। समाज के मूलभूत ढांचे को समझने के लिहाज से भी यह जातीय जनगणना रिकॉर्ड बनाएगी। केंद्र सरकार हर बार काफी विचार के बाद अलग अलग चरणों के लिए सवालों का जत्था तैयार करती रही है। पहला चरण जो होगा वो घरों को सूचीबद्ध करने के लिहाज से होगा। इसमें घरों और उनकी स्थिति से जुड़े सवालों को प्राथमिकता दी जाएगी। 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो उसमें कुल 35 सवाल शामिल थे, जिसमें कि कुछ सवाल ऐसे थे कि आप किस तरह के घर में रहते हैं, घर में पीने का पानी आता है या नहीं, शौचालय है या नहीं, किचन किस तरीके से काम करता है, ईंधन कैसा इस्तेमाल करते हैं आप, वाहन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, फोन, टेलीविजन, कंप्यूटर आपके पास है या नहीं, इंटरनेट की सुविधा का आप कितना लाभ लेते हैं, खाना किस तरीके से खाते हैं, अनाज कहाँ से मिलता है। ये सारे सवाल 2011 के ही जनगणना में दिखाई पड़े थे। 2011 के सवालों को ही ले लें तो लोगों का नाम, लिंग, उम्र, धर्म, किस जाति से हैं, SC ST, मातृभाषा, शैक्षणिक स्तर, नौकरी, ये सारे सवाल पूछे गए थे। बीते दशक जो जनगणना हुई थी उसका पूरा डेटा मार्च के अंत तक रिलीज भी कर दिया गया था। इसकी आखिरी रिपोर्ट, जिसमें जनसांख्यिकी, धार्मिक पृष्ठभूमि और भाषाई आधार पर जटिल जानकारियां दी गई थी, वो सब 2013 अप्रैल में जारी किया गया था। यानी जो फौरी जानकारियां थी वो पहले आ गई थी। विस्तृत जो जानकारी थी, विस्तार से जिन जानकारियों को टाइम लगा था, समय लगा था, वो 2013 लगभग 2 साल बाद सामने आ चुकी थी। ये बात हो गई 2011 की। अब समझिए कि ये जो जनगणना होगी ये कितनी अलग होगी और कितनी इंपॉर्टेंट होगी। 1881 में जनगणना शुरू होने के बाद से 2011 तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रही। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के चलते 2021 में जारी होने वाली जनगणना को फिलहाल टाल दिया गया, क्योंकि वो समय कोरोना से जूझ रहा था पूरा विश्व, भारत भी। 2021 के बाद से देश में सरकार ने कई फैसले लिए, जिनमें 2027 की जनगणना बीते सभी जनगणनाओं से अलग हुई। देश में जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, पहली बार हुई जनगणना में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। इसके बाद हर 10 साल पर जनगणना होती रही। 1931 तक की जनगणना में हर बार जातिवार आंकड़े भी जारी किए गए। 1941 की जनगणना में जातिवार आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन इन्हें जारी नहीं किया गया। आजादी के बाद से हर बार की जनगणना में सरकार ने न सिर्फ अनुसूचित जनजाति बल्कि अनुसूचित जाति के ही जो आंकड़े थे उसे जारी किए। अन्य जातियों के जातिवार आंकड़े 1931 के बाद से कभी भी प्रकाशित नहीं हुए हैं। जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों पड़ी, अगर ये भी समझें तो 47 में देश आजाद हुआ और 51 में जनगणना हुई। 51 से लेकर 2011 तक सभी 7 जनगणनाओं में SC और ST की जातीय जनगणना हुई, लेकिन पिछड़ी और अन्य जातियों के लिए जातिगत जनगणना नहीं की गई। 1990 में उस वक्त की VP सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके पिछड़ों को आरक्षण दे दिया। उस वक्त भी 1931 की जनगणना को आधार मानकर आरक्षण की सीमा तय की गई थी।
1931 में देश में पिछड़ी जातियां कुल आबादी का 52% थी और कई एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि मौजूदा समय में देश की कुल आबादी में पिछड़ी जातियों की संख्या कितनी है, इसका ठीक अनुमान लगाना अब मुश्किल है। बल्कि एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि एससी और एसटी वर्ग के आरक्षण का आधार उनकी आबादी है, लेकिन ओबीसी आरक्षण का आधार 90 साल पुरानी जनगणना है, जो कि अब प्रासंगिक है ही नहीं। अगर जातिगत जनगणना होती भी है तो इसका एक ठोस आधार होगा। जनगणना के बाद उसकी संख्या के आधार पर आरक्षण को कम या ज्यादा करना पड़ेगा। जातिगत जनगणना की मांग करने वालों का दावा है कि ऐसा होने के बाद पिछड़े अति पिछड़ों के लोगों की शैक्षणिक और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का पता चल जाएगा। उनकी बेहतरी के लिए उचित नीति का निर्धारण हो सकेगा। सही संख्या और हालात की जानकारी के बाद भी उनके लिए वास्तविक कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। वहीं इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि इस तरह की जनगणना से समाज में जाति विभाजन बढ़ जाएगा, इसकी वजह से लोगों के बीच कटुता आएगी। अब बात चाहे जो भी हो, 2027 तो निश्चित तौर पर जातीय जनगणना होने जा रही है, जिसकी तैयारी 26 से ही शुरू हो जाएगी। जातीय जनगणना का ऐलान करने के साथ ही बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी खेला है। पिछले कई समय से विपक्ष के नेता लगातार इस बात को कह रहे थे कि बीजेपी या केंद्र की सरकार जातीय जनगणना से पिंड छुड़ाना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने इसका ऐलान किया, अधिसूचना जारी हुई, निश्चित तौर पर बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक उसे आने वाले चुनाव में फायदा तो देगा ही, साथ ही विपक्ष के लिए एक मुश्किल जैसी स्थिति भी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अब जातिगत जनगणना वाला मुद्दा फिलहाल विपक्ष उठाने में कामयाब नहीं होगा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आने वाले प्रदेश के भी चुनाव और आने वाला लोकसभा चुनाव निश्चित तौर पर एक बड़ी तैयारी के साथ बीजेपी को जातिगत जनगणना के लिए एक आधार देगा, जिसका चुनाव में जरूर बीजेपी फायदा उठाएगी, जिसे भुनाएगी भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।